LLB पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के छात्रों का इस ऑनलाइन विधि शिक्षा में स्वागत है। आप घर पर होंगे, आनंद में होंगे, पढ़ाई के साथ पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना है, क्योंकि मेरा भविष्य तो आप ही हैं। और आज हम लोग, ये मेरा तीसरा लेक्चर है जो स्टूडेंट्स के ऊपर आज हम लोग विचार करेंगे। ये जो कानून है, ये जो विधियां हैं, इनका स्रोत क्या है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लॉ, इस पर हम लोग बात करेंगे। रियल में अगर हम लोग स्रोत की बात करते हैं, सोर्सेस की बात करते हैं, तो सामान्य अर्थ में इसका मतलब होता है कि उत्पत्ति की वह जगह जहां वो पैदा हुआ। अगर हम लोग गंगा के स्रोत की बात करें तो हो सकता है तुरंत लोग बोले गोमुख, नहीं है, क्योंकि गंगा का मुख्य स्रोत कहां है? वो हिमालय में जो बर्फ पिघलता है वहां से वो निकलता है, गोमुख में आता है तो निकलता है, तो ओरिजिनल स्रोत हिमालय है। अब अगर हम लोग विधि के स्रोत की बात करें तो विधि का स्रोत वह स्रोत है जहां से विधि बनती है, जहां से विधि निकलती है, जहां विधि का निर्माण होता है। तो वास्तव में देखा जाए तो उत्पत्ति के उस स्थल को, यानी जहां पर विधि का निर्माण होता है, उसे हम सोर्स के रूप में जानते हैं, स्रोत के रूप में जानते हैं। देखिए वास्तव में क्या है कि मैंने पहले भी बताया था कि विद्वानों का मेला जहां होता है वहां अकेला निष्कर्ष नहीं होता है, बहुत सारे निष्कर्ष होते हैं। मैं फिर आपको याद दिलाऊं कि इकोनॉमिक्स में मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने कहा था कि जहां 6 अर्थशास्त्री जमा होते हैं वहां 7 डिफिनेशन निकल जाता है। तो यहां तो विधिवेत्ता हैं, अलग अलग देश में अलग अलग विद्वान विधिवेत्ता हैं, सबने अपने अपने तरीके से इसका स्रोत को डिफाइन किया और स्रोत बताया। लेकिन कॉमनली सामंड साहब ने विधि के 4 मुख्य स्रोत बताए हैं। पहला स्रोत लेजिस्लेशन, विधायन। दूसरा स्रोत न्यायिक पूर्वोक्तियां, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं, प्रीसिडेंट, जिसको हम लोग न्यायिक पूर्व निर्णय के नाम से भी जानते हैं। तीसरा स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथा, रूढ़ि, कस्टम। और चौथा भी एक स्रोत है जिसको हम लोग संघ प्रतिज्ञात्मक विधियां कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कन्वेंशनल लॉ कहा जाता है। तो ये 4 सोर्स हो गए आपके सामने। इसमें सबसे पहला स्रोत जो है वो विधायन है। विधायन, जिसको इंग्लिश में लेजिस्लेशन कहा जाता है, ये लेटिन वर्ड से बना है। लेटिन में 2 वर्ड है, लेजिस्लेटम, LATUM। लेजिस मतलब होता है विधि और लेटम मतलब होता है निर्माण या बनाना। इसका मतलब हुआ कि लेजिस्लेशन का मतलब हो गया विधि का निर्माण। अब सवाल यह उठता है कि लेजिस्लेशन क्या है? एक सक्षम प्राधिकार है जिसके द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है। लेकिन सक्षम प्राधिकार की जब हम बात करेंगे तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे
कि सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा भी विधि का निर्माण किया जाता है और उसको भी हम विधायन कहते हैं। इस पर आगे जाकर हम बात करेंगे, अभी थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। तो कहता है कि विधायन के द्वारा जो विधि का निर्माण होता है वो मुख्य विधि है, उसी को हम संवैधानिक विधि कहते हैं, क्योंकि सक्षम प्राधिकार है। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कानून बनाते हैं, सक्षम प्राधिकार है। बिहार विधानसभा द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो भी वहां के लिए सक्षम प्राधिकार है। सवाल यह उठता है कि विधायिका द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो संविधान के छांव तले बनता है, बियॉन्ड जुरिडिक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी लॉ बनता है वो नल है, वॉइड है, नलिस है, खत्म है, उस संविधान से बाहर बनाए गए विधि को हम नहीं मानते हैं। यानी संविधान के दायरे में ही विधि का निर्माण होना चाहिए, यह बंधन है। और उसी बंधन के तहत विधिक प्राधिकार प्राप्त सक्षम व्यक्तियों द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है, इसे हम विधायन कहते हैं। सवाल यह उठता है कि भारत में संसद विधि का निर्माण करती है। संसद का मतलब आप समझते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और अंत में अंतिम स्वीकृति किसकी? महामहिम राष्ट्रपति महोदय की। अब सवाल यह उठता है कि विधायन दो प्रकार का होता है, एक सुप्रीम विधायन, सुप्रीम लेजिस्लेशन, एंड नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। आ जाइए, मैंने जो अभी बात कहा था उस जगह पर मैं आ रहा हूं कि सक्षम प्राधिकार द्वारा बनाया गया कानून, विधायिका द्वारा बनाया गया प्रत्यक्ष कानून सुप्रीम लेजिस्लेशन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम लेजिस्लेशन अधिकृत कर देती है किसी व्यक्ति, किसी संस्था को, किसी बॉडी को, आप फलाने काम के लिए कानून बना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जहां पर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होगा वहीं पर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जन्म लेगा। कैसे? तो सक्षम विधायिका द्वारा, सक्षम प्राधिकार द्वारा, सुप्रीम लेजिस्लेशन के द्वारा जब कानून बनाने का अधिकार अधिकृत रूप में किसी दूसरे को दिया जाता है, इसको हम लोग, इस प्रोसेस को डेलीगेशन कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी कहते हैं। और वो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, इसको हम लोग सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। आप अपने विश्वविद्यालय को देखें, विश्वविद्यालय को अपने नियम परिनियम को चलाने के लिए कानून बनाया जाता है, विश्वविद्यालय एक्ट है, ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। रेलवे को अपनी व्यवस्था चलाने के लिए कानून बनाने का अधिकार है, सबऑर्डिनेट है। सुप्रीम कोर्ट को न्यायालयों में प्रक्रिया कैसे होगी उसके लिए नियम परिनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है, ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। ठीक है। रियल में विधायन मुख्य स्रोत है, नो डाउट, क्योंकि यहां बनाए गए कानून को हम संवैधानिक विधि के नाम से जानते हैं। और न्यायालयों में, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, लेकिन इसको रद्द करने का पावर नहीं है। जब भी होगा, जहां से विधायिका द्वारा इसको बनाया गया है वहीं पर इसको रद्द भी किया जा सकता है। यानी ये सुप्रीम लेजिस्लेशन है।
इसके ऊपर कोई संप्रभु नहीं है, इस पर किसी का रोक नहीं है, इसके ऊपर कोई बाहरी दबाव नहीं है। इसने जो कानून बना दिया वो कानून संविधान के दायरे में अगर है तो पूरा देश मानने के लिए बाध्य है। यह पहला मुख्य स्रोत है किसका? विधि का। अब हम लोग दूसरे स्रोत पर चलेंगे। प्रेसिडेंट, पूर्वोक्तियां, न्यायिक पूर्व निर्णय। सवाल यह उठता है कि न्यायिक पूर्व निर्णय है क्या? ये न्यायिक पूर्वोक्तियां क्या कहलाती हैं? व्हाट इज प्रेसिडेंट? तो सच्चाई यह है कि न्यायालयों द्वारा, ध्यान देंगे बात को, न्यायालयों द्वारा जब किसी निर्णय में किसी तथ्य को आधार तत्व के रूप में, बेस के रूप में, मूल तत्व के रूप में निर्णय देते हुए कहा जाता है तो उसको हम लोग न्यायिक पूर्व निर्णय या पूर्वोक्तियां कहते हैं या प्रेसिडेंट कहते हैं। सवाल यह उठता है कि जब कानून है, विधायिका है, विधायिका ने कानून बना दिया तो फिर प्रेसिडेंट की क्या जरूरत? ये कैसे सोर्स हो गया? सवाल यह उठता है कि विधायिका में बैठे हुए लोग कानून का निर्माण करते हैं। कानून पास्ट के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए बनाया जाता है और भविष्य सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी और रिस्क तीनों से मिला हुआ होता है और जहां तीनों मिल जाता है वहां डार्क होता है, अंधेरा होता है। तो आप जो कानून बना रहे हैं परिस्थितियों के अनुरूप सोचकर बना रहे हैं, लेकिन न्यायालय के सामने वास्तव में परिस्थितियां आती हैं, वाद आते हैं और उन वाद की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय को निर्णय देना पड़ता है। सवाल यह उठता है कि जिस बात पर, जिस तथ्य पर, जिस विषय पर विधायिका का कानून है वहां तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे तथ्य आ जाते हैं जहां पर विधायिका का कोई स्पष्ट कानून नहीं है, वहां पर न्यायालय अपने विवेक का परिचय देता है, डिस्क्रिशनरी यूज करता है, परिस्थितियों को देखता है। न्याय तो करना है और ऐसी स्थिति में वो जो निर्णय करता है वो निर्णय न्यायिक पूर्व निर्णय या पूर्वोक्तियां या प्रेसिडेंट कहलाता है। अब क्वेश्चन यह उठता है इसका असर क्या है? तो कहता है कि न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिया गया उसके अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उसका पालन किया जाना है। बोला बाध्य है? तो मैं आपको इस पर एक बात बताऊं कि 19वीं शताब्दी तक, 90th सेंचुरी तक इंग्लैंड में इस तरह के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उसको मानने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं था। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, द लास्ट स्टेज ऑफ द 90th सेंचुरी, यह बात सामने आई किस तरह के निर्णयों को मानने के लिए अधीनस्थ न्यायालय बाध्य हैं। और 20वीं शताब्दी में इसी को फॉलो किया, इसी सिद्धांत को फॉलो किया इंग्लैंड ने और उसी सिद्धांत को फॉलो कर रहा है इंडिया। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसीसिस, निर्णयानुसरण का सिद्धांत। यह इंग्लैंड द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत है जिसमें बताया गया है, जिसको इंडिया भी फॉलो करता है, जिसमें बताया गया है कि सुपीरियर कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय सबऑर्डिनेट कोर्ट द्वारा लागू किया जाएगा। यानी कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा उसको सभी हाई कोर्ट मानने के लिए बाध्य है।
स्वयं सुप्रीम कोर्ट उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट बाध्य है। और किसी भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अगर कोई निर्णय दिया गया तो उसके अधीनस्थ न्यायालय जो भी हैं उस राज्य के, उसको मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन अन्य उच्च न्यायालय उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि समानांतर हो गया, बराबर हो गया। इतना ही नहीं, सिंगल बेंच का डिसीजन मानने के लिए डबल बेंच बाध्य नहीं है, लेकिन डबल बेंच के निर्णय को मानने के लिए सिंगल बेंच बाध्य है। मैं आपको बताऊं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 141 में भी यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए सभी अधीनस्थ न्यायालय बाध्य हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या आपने देखा निर्णय अनुसरण का सिद्धांत क्या है? निर्णय अनुसरण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीसिस क्या है? बोला सुपीरियर कोर्ट के निर्णय का अनुसरण किया जाए, इसी को कहते हैं निर्णय अनुसरण का सिद्धांत। यह दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है, किसका? विधि का। अब हम तीसरे सोर्स पर चलते हैं, जिसको हम लोग कस्टम कहते हैं, प्रथा कहते हैं, रूढ़ी भी कहते हैं, कस्टमरी लॉ भी कहते हैं। यह प्रथा क्या है? देखिए, वास्तव में प्रथा एक लंबे काल से किसी सभ्य समाज, किसी समुदाय द्वारा स्वेच्छा से आचरण में, व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाला वो तरीका है जो धीरे धीरे प्रथा का रूप धारण कर लेती है। आमतौर पर अगर हम देखें तो विधि का जो स्थान संविधान की नजर में है, कानून की नजर में है, विधायन का, जो विधायिका द्वारा विधि बनाई गई है, वैसा ही स्थान प्रथा का समाज में है। समाज के लिए वो प्रथाएं उतना ही बंधनकारी हैं और स्वेच्छा से। सवाल यह उठता है कि ये जो प्रथाएं हैं, इन प्रथाओं का महत्व वहां और ज्यादा बढ़ जाता है जहां पर अलिखित संविधान है। ऐसे भी आप सोचिए कि विधि किसके लिए है? समाज के लिए है, समाज के हितों को जोड़ने के लिए है, समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए है, समाज में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए है। तो समाज अगर किसी प्रथा को एक लंबे अंतराल से, बगैर किसी बाधा के, शांतिपूर्ण तरीके से, स्वैच्छिक रूप से अपने आचरण में बाध्यता के साथ शामिल कर रहा हो, तो समाज को उसमें सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है, तो उसे विधि के रूप में क्यों नहीं मान्य कर लिया जाए? तो ऐसी प्रथाएं धीरे धीरे कालांतर में विधि का स्वरूप धारण कर लेती है और विधायिका द्वारा इसको एडॉप्ट कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मैं आपको बताऊं कि किसी भी कीमत पर ये जो प्रथागत विधियां हैं, इसको प्रिवी काउंसिल ने अपने कई वादों में काफी इंपॉर्टेंस माना, काफी इंपॉर्टेंट दिया इसका, और कहा कि इस विधि को एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हम मानते हैं
और प्रथागत विधियां ये ठीक है, विधायिका द्वारा नहीं बनाई जाती है, न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया निर्णय है, लेकिन प्रथा हमारे समाज की वह आधारशिला है जिसमें हम रचते बसते चले आ रहे हैं। इसलिए इन प्रथाओं को विधि का रूप दे देना समाज के हित में होता है। सवाल यह उठता है कि ये प्रथाएं कैसे विधि बनती है। तो इसके लिए हमको देखना होगा एक वैध प्रथा में क्या क्या गुण होना चाहिए। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कस्टम। अपने आप में क्वेश्चन है ये, व्हाट इज कस्टम एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम। तो भाई साधारण सी बात है, प्रथा ऐसी होनी चाहिए जो तर्क संगत हो, लॉजिकल हो। अब जिस प्रथा में कोई लॉजिक नहीं है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, तो ऐसी प्रथाओं को हम लोग विधि का रूप धारण नहीं कर सकते हैं या एक वैध प्रथा नहीं मान सकते। इसलिए तर्क संगत होना जरूरी है। अब सती प्रथा है, लॉजिकल नहीं था, समाप्त हो गया, वो भी प्रथा था। दूसरी बात, एक लंबे अंतराल से वो व्यवहार में चला आ रहा। यह लंबा अंतराल किसको कहते हैं, क्या इसकी कोई सीमा है? तो इंग्लैंड में 1189 या उससे पहले से जो प्रथाएं चली आ रही हैं उसी को हम लोग प्रथा के रूप में मानते हैं। लेकिन वास्तव में भारत में कहा गया कि स्मरणातीत काल से, स्मरणातीत काल क्या होता है? जिस काल का स्मरण नहीं हो। आप बोल रहे हैं मेरे दादाजी बोलते थे कि ये कस्टम हम लोग का चला रहा है। दादाजी देखे थे कस्टम स्टार्ट हुआ था? बोले नहीं, दादाजी बोलते थे, मेरे दादाजी बोलते थे। ये वह स्मरणातीत काल। लेकिन कई परिस्थितियों में हम स्मरणातीत काल की भी बात नहीं करते, बल्कि यह बात करते हैं कि यह विधि एक लंबे अंतराल से चला आ रहा हो और समाज के हित में हो। तीसरा पॉइंट, यह जो प्रथा का उपयोग समाज कर रहा है, अपने अधिकार के रूप में कर रहा है कि दबाव के रूप में कर रहा है? अगर अधिकार के रूप में कर रहा है तब तो वैध प्रथा है, और दबाव में कर रहा है। बहुत पहले क्या था कि भारत में ही छोटी छोटी रियासतें थी और कई जगह ऐसा था कि भाई आपको शादी करनी है, यहां तो राजा से परमिशन लीजिए। ये क्या खेल था? ये प्रथा है। शादी करना एक प्रथा थी, आज भी है, लेकिन इसके लिए राजा से परमिशन लेना है। ये बाध्यता थी, ये दबाव था। इसका मतलब इसको अधिकार के रूप में आप उपयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए प्रथाओं का अधिकार के रूप में उपयोग होना चाहिए। नेक्स्ट, ये जो प्रथाएं हैं ये निरंतर उपयोग में आ रही हैं। निरंतर मतलब रेगुलर। इन्हें कि 2 साल प्रथा मान लिए, फिर 5 साल छोड़ दिए, फिर मेरा इच्छा हुआ तो फिर मान लिए। बोला रेगुलरिटी शुड बी मेंटेन्ड। रेगुलरिटी अगर मेंटेन नहीं है तो यह वैध प्रथा नहीं है। इसमें एक छोटी सी बात है कि अगर आप प्रथा चला और वो प्रथा कुछ समय के लिए विलंबित रहा, छोटे से अंश काल के लिए, और फिर वह चालू हो गया,
तो उसको हम लोग विघ्न नहीं मानेंगे, उसको हम लोग रेगुलर ही मानेंगे। लेकिन छोटा सा अंश हो, परिस्थितियां इस तरह की हों। इसके अलावा प्रथा का उपयोग शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा हो, यानी इसमें किसी को कोई अशांति नहीं हो, बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से आनंद में, उत्साह में हम प्रथा का पालन करते चले आ रहे हैं। एक वैध प्रथा का आवश्यक लक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट, समाज में इस प्रथा का विरोध ना हो। बोला आप कर रहे हैं ठीक है, हमारे लिए ठीक नहीं है। लीजिए, अगर समाज में विरोध है तो इसका मतलब उस प्रथा पर सभी लोग एकमत नहीं हैं, और प्रथा का कानून के रूप में परिणत होने के लिए यह जरूरी है कि एक वैध प्रथा के आवश्यक लक्षण और गुण उसमें मौजूद हों। और उसमें से यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका विरोध नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से मतैक्य हो, यूनिटी हो उस पॉइंट पर सभी लोगों का, और वो प्रथा चली आ रही हो। इस तरह आपने देखा ये जो प्रथाएं हैं, इनमें आवश्यक तत्वों के बाद ही उसे कानून का रूप दिया जा सकता है, कानून के रूप में उसको डिक्लेयर किया जा सकता है, उसकी उद्घोषणा हो सकती है, उसको कानून में शामिल किया जा सकता है। तो यह तीसरा स्रोत है। तो पहला स्रोत क्या हो गया? लेजिस्लेशन। दूसरा क्या हो गया? प्रेसिडेंट। तीसरा क्या हो गया? कस्टम। चौथा भी मैंने बताया था, संघ प्रतिज्ञात्मक विधियां, कन्वेंशनल लॉ। देखिए, ये कन्वेंशनल लॉ कोई बनाता नहीं है, हमारे आपके संघ व्यवहारों से, ट्रांजैक्शन से यह बनता है, और इसके लिए सहमति, स्वतंत्र सहमति आवश्यक है। इसका मतलब यह एक प्रकार का अनुबंध है जिसमें दोनों पक्षकार एक दूसरे के लिए लायबल होते हैं। बोथ पार्टनर, बोथ पार्टीज उसमें लायबल है, दायित्वाधीन है। जैसे छोटा सा उदाहरण, आप जानते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 13 में डिफिनेशन दिया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, और उसमें बताया गया है कि प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ये 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मैं बताना चाह रहा हूं ये 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। इसका मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस 3 का ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन बाजार में, व्यापार में आपने सुना होगा हुंडी का प्रयोग होता है, और धड़ल्ले से होता है। तो हुंडी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन इसको उतना ही इंपॉर्टेंस प्राप्त है, उतनी ही महत्ता प्राप्त है, क्योंकि जो लोग हुंडी के विषय में आपस में सहमति बनाते हैं, स्वतंत्र सहमति बनाते हैं, वो दोनों एक दूसरे के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध हैं उसका पालन करने के लिए। और ऐसी विधियां कन्वेंशनल क्यों कहलाती हैं? क्योंकि उस व्यापार में, उस जगह पर, उस तरह के लोगों के बीच वो प्रथा चली आ रही है, उसको सभी लोग सहमति से मानते चले आ रहे हैं। तो ये हुआ संघ प्रतिज्ञात्मक विधियां, कन्वेंशनल लॉ। अब सवाल एक उठता है कि ये 4 विधि के स्रोत हैं, जब आप आंसर लिखेंगे तो 4 का 4 डालेंगे, लेकिन मुख्य रूप से सामंडे ने 3 को ही माना है, जो मैंने बताया शुरू में, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट और कस्टम।
आप गौर कीजिए कि कानून का निर्माण होता है, लेजिस्लेशन इज द मेन सोर्स। उस निर्माण को न्यायालय को दिया जाता है, न्यायपालिका को दिया जाता है कि आप इसको लेकर कार्य करें, न्याय करें। अब न्यायालय न्याय करते समय विषम परिस्थितियों में जब फंसती है, जहां पर कानून साइलेंट है, वहां पर वो प्रेसिडेंट देती है, न्यायिक पूर्व निर्णय आ गया। और समाज में जो प्रथाएं बहुत दिनों से चली आ रही हैं, वो भी धीरे धीरे कानून का रूप धारण कर लेती है। तो अब आप गौर करेंगे कि तीनों एक दूसरे से मिला हुआ है और इसमें सबसे सर्वोच्च जगह पर लेजिस्लेशन ही है। उसकी महत्ता को आपको स्वीकार करना होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट की महत्ता नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि कस्टम की महत्ता नहीं है। सोर्स ये भी है, सोर्स वो भी है। मैंने कहा ना कि लेजिस्लेशन का जो महत्व विधि की नजर में है, प्रथा का वही महत्व समाज की नजर में। विधि समाज का संरक्षक है। तो ऐसी स्थिति में समाज के संरक्षण के लिए प्रथाओं पर भी ध्यान देना होगा। इसलिए तीन मुख्य स्रोत हैं। मैंने इस तीनों पर प्रकाश डाला। अब देखिए, इससे संबंधित दो प्रश्न उठ सकता है। एक, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लॉ? एक्सप्लेन ब्रीफली ईच ऑफ दैम। हो जाएगा आंसर, मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज कस्टम एंड व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कस्टम? बन जाएगा, दो क्वेश्चन हो गया। अब इंट्रोडक्शन हम पहला डाल देंगे और उसके बाद जिस तरह का प्रश्न रहेगा उसी तरह से हम करेंगे। लेकिन हर वक्त फिर याद दिलाएंगे, कंक्लूजन मस्ट है। बगैर कंक्लूजन का आंसर अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। और मैं फिर कहूंगा कि आप लोग विधि के छात्र हैं, परिस्थितियों को विधि छात्र के रूप में देखना सीखिए। अब आपको लगेगा विधि छात्र के रूप में देखना सीखिए मतलब, बोला विधि छात्र अपने कर्तव्य के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन आप गौर कीजिएगा, आप जब रोड पर चलिएगा तो किसी अधिवक्ता से अगर आपको मुलाकात हो जाएगी और वो मोटरसाइकिल से जा रहा बगैर हेलमेट पहने हुए कचहरी, पुलिस ने रोका, बोला आप साहब हेलमेट नहीं पहने। बोला देखिए हम वकील हैं, हम जल्दी में हड़बड़ी में हैं, आप देख रहे हैं हम एडवोकेट हैं। व्हाट इज दिस? वो वहां पर अपने राइट को, अपने अधिकार को दिखा रहा है। ड्यूटी पर भी ध्यान दें। आपका अधिकार अगर है तो आपका कर्तव्य भी है, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। मैं यहां पर एक ऐसे विधिक कर्तव्य की बात कर रहा हूं। आज आपके समाज में, देश में, क्षेत्र में कोरोना फैल रहा है। एक ऐसा अदृश्य दुश्मन जो व्यक्ति, जाति, संप्रदाय नहीं देखता, आक्रमण करता है। इसलिए आप जहां भी हैं अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करें, कोरोना से बचाव का रास्ता बताएं और जहां तक हो सकती है मदद करें, क्योंकि यह देश सबका है और प्रत्येक व्यक्ति में
मानव बसता है और मानव में मानव मूल्यों का होना आवश्यक है। बगैर मानव मूल्य के कोई मानव गरिमा प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आप विधि के छात्र हैं, आपसे मेरी गुजारिश है कि लोगों की जिस हद तक हो सकती है मदद करें। इस कोरोना काल में एकजुट रहें और विधि के प्रति भी लोगों को जागरूक करें। पुनः हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।